हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 44। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, शादी की तैयारी हो चुकी थी। रुद्र दुल्हन का इंतजार करते हुए मंडप में खड़ा था कि कब ऐश्वर्या आएगी और कब वह उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। पर जब ऐश्वर्या वहां नहीं पहुंची तो रुद्र को कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। रुद्र ने एक फाइल पढ़ी जिसे पढ़कर तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल चुके थे। ऐश्वर्या शादी छोड़कर जा चुकी थी, पर शादी छोड़ने से पहले उसके कुछ राज रुद्र के हाथों लग चुके थे। आखिर क्या हुआ था शादी के दिन, आइए देखते हैं अब आगे। ऐश्वर्या शादी छोड़कर भाग चुकी थी। रुद्र ने जैसे ही यह सुना तो उसके होश का ठिकाना न रहा। रुद्र वह फाइल अच्छे से देख रहा था। उसे वह फाइल देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐश्वर्या ऐसा कुछ कर सकती है। रुद्र हर किसी से यही कह रहा था कि हर किसी को गलतफहमी हुई है, ऐश्वर्या ऐसी नहीं है। पर जब उसे यूं पागल वाली हरकत करते हुए देखकर कोई रोने लगा तो कोई श्रेयांश ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक थप्पड़ रुद्र को लगाया। उस थप्पड़ की मार से रुद्र होश में आया तो उसे सिर्फ अंदाजा हुआ कि वह क्या कर रहा था। उसने सच्चाई स्वीकार करने में समय लगा, पर शादी के मंडप में दुल्हन का यूं भाग जाना राजपूत फैमिली की इज्जत के साथ साथ रुद्र पर भी सवाल उठा रहा था कि जब ऐश्वर्या रुद्र से प्यार करती थी तो वो शादी छोड़कर क्यों चली गई। श्रेयांश ने इसका पता लगाया तो पता चला कि ऐश्वर्या कभी रुद्र से प्यार करती ही नहीं थी, बल्कि वह तो एक बहुरूपिया थी। शादी की आड़ में उसने कंपनी की काफी सारी फाइलें दुश्मनों की कंपनी को बेच दी थी। उस फाइल में ऐश्वर्या की कुछ तस्वीरें थी। ऐश्वर्या ने जो जो राजपूत फैमिली और रुद्र से कहा था वह सब कुछ झूठ था। ऐश्वर्या अनाथ भी नहीं थी। उस तस्वीर में उसकी फैमिली पिक्चर, उसका असली नाम, असली काम, सब कुछ था। रुद्र यह कुछ समझ पाता उससे पहले ही शादी में पुलिस आ गई। कोई कुछ समझता पुलिस ने रुद्र को अरेस्ट कर लिया था। शादी के दिन जिन हाथों में रुद्र के कंगन बनना था उन्हीं हाथों में हथकड़ी लग गई। एक लड़की जो कि रुद्र की कंपनी में काम करती थी, उसी ने रुद्र के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दिया। घर वाले इस सब से उभरे ही थे कि ऐश्वर्या शादी छोड़कर चली गई। तब तक एक सदमा और आ गया। वह लड़की रुद्र के पीआर डिपार्टमेंट की हेड थी और उस लड़की ने रुद्र पर यह आरोप लगाया कि रुद्र ने उसे हैरास किया है। हालांकि श्रेयांश ने रुद्र को जेल से छुड़ा तो लिया था, लेकिन इन कुछ दिनों में राजपूत फैमिली के साथ साथ राजपूत कंपनी की बहुत बेइज्जती हुई। राजपूत कंपनी के शेयर्स दिन प्रतिदिन डाउन होते चले गए। ओम, श्रेयांश और ओम के पिता तीनों ही मिलकर कंपनी की रेपुटेशन को ठीक करने में लगे हुए थे, जिसमें साथ दिया ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली ने। ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली ने मिलकर लीगल स्टेटमेंट जारी किया कि वह लड़की दुश्मनों द्वारा भेजी गई थी। उसी ने पैसे लेकर रुद्र पर यह झूठे आरोप लगाए। उस लड़की को रुद्र पर झूठे आरोप लगाने के लिए सजा हो चुकी थी, लेकिन रुद्र के मन पर इन सभी बातों का बहुत गहरा असर पड़ा था। रुद्र को यह लगने लगा था कि लड़कियां पैसों के पीछे पागल होती है। ऐश्वर्या का उसे यूं छोड़कर जाना और फिर उसी की कंपनी की एक लेडी कर्मी का उसके खिलाफ ऐसा बोलना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि कभी उसके साथ यह सब सिचुएशन आ सकती है। घर का सबसे लाडला बेटा ऐसे अचानक मुश्किलों में आ सकता है। उसने श्रेयांश के साथ मिलकर यह पता लगाया कि ऐश्वर्या ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब उसे ऐश्वर्या का सच पता चला। ऐश्वर्या रुद्र के बिजनेस राइवल मिस्टर सुशील खन्ना की बेटी थी, जो कि कभी इंडिया रही ही नहीं। वह सिंगापुर में अपनी मौसी के साथ जन्म से वहीं रही। ऐश्वर्या ने मासूमियत का फायदा उठाकर रुद्र की लाइफ में एंट्री की। मिस्टर खन्ना ने ऐश्वर्या का इसमें बखूबी साथ दिया। ऐश्वर्या के थ्रू ही वह राजपूत इंडस्ट्री की सीक्रेट फाइलें, टेंडर्स की फाइलें हासिल करने लगे। ऐश्वर्या को रुद्र की लाइफ में भेजने का मेन मोटिव यही था, राजपूत इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना। जब मिस्टर खन्ना को वह सारे सीक्रेट्स मिल गए जो राजपूत इंडस्ट्री के खास लॉकर में रखे जाते थे, तो उन्होंने ऐश्वर्या को रुद्र को धोखा देकर हमेशा के लिए छोड़कर जाने को कहा। ऐश्वर्या ने अपने पिता की ही बात मानी और रुद्र को यूं तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। रुद्र यह सच बर्दाश्त न कर सका, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था।
कि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया वह लड़की उसे यूं धोखा देकर जा सकती है। उसे लड़कियों से नफरत हो चुकी थी, खासकर ऐश्वर्या से, जिसका बदला उसने खन्ना इंडस्ट्री को बर्बाद करके अच्छे से लिया। ऐश्वर्या को उसने कहीं का नहीं छोड़ा था। ऐश्वर्या एक मॉडल थी। सिंगापुर इंडस्ट्री में उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन थी, जहां उसे एक ड्रग केस में फंसवाकर और भी बहुत केसों में इन्वॉल्व करवाकर जेल भिजवा दिया गया। ऐश्वर्या की लाइफ सिंगापुर में खराब हो चुकी थी। उसके पास तो इंडिया आने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वहीं इंडिया में रुद्र, श्रेयांश, शिवांश और ओबरॉय फैमिली और रावत फैमिली ने मिलकर सुशील खन्ना को बर्बाद कर दिया था। उस दिन के बाद से रुद्र कभी नहीं हंसा। उसके लिए अब प्यार करना मुमकिन नहीं था। उसे यही लगने लगा था कि लड़कियां सिर्फ पैसों पर मरती है। इतनी नफरत उसके अंदर आ चुकी थी कि उसे यह तक बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई लड़की उसके पास भी खड़ी रहे। कोई लड़की उसके करीब भी जाना चाहती तो वह लड़की दोबारा रुद्र के करीब जाने लायक नहीं बचती थी। किसी एक लड़की से सच्चा प्यार करने वाला रुद्र अब एक प्ले बॉय बन चुका था। उसे अब लड़कियों से कोई लगाव नहीं रहा था। उसे जो लड़की पसंद आती वह उसके साथ खेलता और फिर उसे छोड़ देता। इन 3 सालों में उसने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर दिया था। अपने बिजनेस को फैलाने के लिए रुद्र बनारस आने वाला था। रुद्र की फैमिली यही सोचती कि न जाने रुद्र दोबारा हंसना कब सीखेगा। भगवान से प्रार्थना करने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वैदेही अपने बच्चे का यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी थी। इन 3 सालों में वैदेही को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से साफ मना किया था। वैदेही की बस अब एक ही ख्वाहिश थी कि रुद्र का घर बसा हुआ देखना। रुद्र शादी कर ले और खुश रहे। वह बस यही चाहती थी। लेकिन रुद्र ने उनकी यह ख्वाहिश पूरी करने से साफ इनकार कर दिया था। रुद्र मुंबई से वाराणसी एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। कुछ ही घंटों में रुद्र का प्राइवेट जेट वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही रुद्र वहां से अपने होटल के लिए निकल चुका था, जहां वो रुकने वाला था। लेकिन वो वहां पहुंचता उससे पहले ही रुद्र के दुश्मनों को यह खबर लग चुकी थी कि रुद्र बनारस के लिए एयरपोर्ट निकल चुका है। यह खबर रुद्र के दुश्मनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रुद्र की सिक्योरिटी काफी टाइट थी, जिस कारण वह एक बार फिर रुद्र अपने दुश्मनों से बच गया। रुद्र अब काफी चौकन्ना हो चुका था। उसकी सोच वहां से शुरू होती थी जहां से उसके दुश्मनों की सोच खत्म। रुद्र को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उसके दुश्मनों से हानि पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ तरकीब जरूर लगाएंगे। इसलिए उसने सिक्योरिटी को 2 भागों में बांट दिया। इसके बारे में केवल रुद्र और उसका मैनेजर अर्पित ही जानते थे। एयरपोर्ट पर रुद्र जिस गाड़ी में जाने वाला था उस गाड़ी में बम फिट कर दिया गया था। इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, लेकिन रुद्र के आदमी वहां पहले ही मौजूद थे। उन्होंने रुद्र को इस बारे में सूचित कर दिया था कि जिस गाड़ी में वह होटल के लिए निकलने वाला है उसमें बम है। और फिर रुद्र काफी चालाक निकला। उसने उस गाड़ी को आधे रास्ते में ही रोक दिया और अपने दुश्मनों को कैसे धोखा दे दिया, किसी को पता नहीं चला। थोड़ी देर में एक ब्लास्ट हुआ। रुद्र के दुश्मनों को लगा कि रुद्र का खेल खत्म हो चुका है, रुद्र मर चुका है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। रुद्र अपने होटल पहुंचा उससे पहले ही जिसने रुद्र की गाड़ी में बम फिट करवाया था उसे रुद्र के आदमियों ने पकड़ लिया। रुद्र को यह खबर थोड़ी देर पहले अर्पित ने दी थी। खबर मिलते ही रुद्र के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। रुद्र अपने फोन को बिस्तर पर फेंकते हुए खुद से बोला, सक्सेना, तूने यह बहुत गलत किया। मुझ पर हमला करने से पहले पता तो कर लेता कि रुद्र सिंह राजपूत है कौन। खैर, अब जो कुछ भी तेरे साथ होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। अब तो देख बनारस की जमीन पर मैं तुझे कैसे नचाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हरीश सक्सेना को जैसे ही खबर मिली कि रुद्र ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया तो उसे बेहद ही गुस्सा आया। सक्सेना को यह भी पता चल गया था कि जिस आदमी ने बम प्लांट किया था उसे भी पकड़ लिया गया है। रुद्र किसी को नहीं छोड़ता। सक्सेना यही सोच रहा था कि आखिर इस रुद्र नाम की बला से कैसे निपटा जाए। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी सक्सेना की पत्नी कमरे में आई और हरीश सक्सेना को चाय देते हुए बोली। सक्सेना की पत्नी बोली, यह लीजिए चाय। कल महापूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, पर आपके पिताजी चाहते हैं कि सुधा भी इस पूजा में शामिल हो। जैसे ही हरीश सक्सेना ने यह सुना तो उन्होंने गुस्से से चाय का कप जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले,
बार बार उस मनुष्य का नाम मत लिया कर मेरे सामने। जब से वह मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी किस्मत ने, पता नहीं पिताजी ने उसका नाम सुधा कैसे रख दिया। मेरे लिए तो वह जहर है, जहर। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, जिस इंसान से शादी होने वाली थी। शादी के कुछ ही घंटे पहले अपने होने वाले पति को खा गई, उसके बाद अपने भाई को खा गई। मनुष्य है वो, मनुष्य। उसके कारण आज उसके भाई की यह हालत है। पैर होते हुए भी दोनों पैरों से चलने में लाचार है मेरा बेटा। तुम बार बार उस मनुष्य का नाम मत लिया करो मेरे सामने। तभी हरीश सक्सेना की बीबी श्रुति सक्सेना बोली, पर आपके पिताजी चाहते हैं कि सुधा पूजा में शामिल हो। आप तो जानते हैं ना कि आपके पिता की बात कोई टालने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं। हरीश गुस्से में बोला, अगर पिताजी ना होते तो मैं इस लड़की को कब से घर का बाहर फेंकवा देता। तभी श्रुति सक्सेना बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप पिताजी से बात करिए ना, वह अजय के लिए सुधा का रिश्ता तय करवा दे। अजय तो कब से सुधा को पसंद करता है, पर आपके पिताजी मानने को तैयार ही नहीं है। अजय मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा। वह तो सामने से आपकी मनोज बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। पता नहीं आपके पिताजी को ऐसा क्या नजर आता है अपनी पोती में, जो वो मेरा भांजा उसकी पोती के लिए पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है आपकी बेटी में? हरीश सक्सेना गुस्से से अपनी पत्नी के गालों को दबाते हुए बोला, उसे मेरी बेटी बोलना बंद करो। नहीं है वो मेरी बेटी। मैंने उसे अपनी बेटी मानना उसी दिन बंद कर दिया था जिस दिन उसके कारण मेरी आराध्या मुझसे दूर हो गई थी। मेरा प्यार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे लिए वह उसी दिन मनुष्य हो चुकी थी। मैं उसे अपनाना भी नहीं चाहता था, बस पिताजी के कारण उसे अपनाया। फिर सोचा 18 साल पूरे होते ही उसकी शादी कर दूंगा, पर यह भी ना हो सका। पता नहीं कौन सी मनुष्य किस्मत लेकर आई है वो। शादी से कुछ ही घंटे पहले ही होने वाला पति मर गया और अपने भाई को लाचारों की तरह कर गई। तभी श्रुति गुस्से से अपने पति का हाथ अपने गाल से हटाते हुए अपने पति का यह गुस्सा देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह मन ही मन खुद से बोली, श्रुति बोली, ये हुई ना बात। मैं तो कब से चाहती थी कि वह मनुष्य यहाँ से दूर चली जाए, पर जाने से पहले आप सबके मन में इतनी नफरत हो जाए उसके लिए कि आप लोग उसकी शक्ल तक देखना पसंद ना करें। पर ना जाने क्यों वह बुड्ढा बार बार मेरे इस प्लान के बीच में आ जाता है हर बार। मैंने उस मनुष्य को आप सबकी जिंदगी से निकालने के लिए कितने पापड़ बेले हैं मैं ही जानती हूँ। पहले आपकी उस पत्नी को मरवाया, उसके बाद उसके होने वाले पति को। पर मुझे क्या पता था उसके पति को मरवाते मरवाते वह आग मेरे घर के चिराग को लपेटे में ले लेगी। उस मनहूस के कारण मेरे बेटे के पैर होते हुए भी वह किसी काम का नहीं रह गया। इसका बदला तो मैं उस मनुष्य से लेकर रहूंगी। बस एक बार आप अपने पिता को बात टालकर उस मनुष्य की शादी मेरे भांजे से करवाने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद तो मैं उस मनुष्य को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वह यह सोचेगी कि वह भी अपनी माँ के साथ मर क्यों नहीं गई। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी हरीश बोला, यह तुम्हारा हर बार का नाटक है श्रुति। तुम्हें जो भी बात करनी होती है तुम मुझसे क्यों कहती हो? अगर तुम्हें पिताजी से शिकायत है तो उनसे जाकर कहो। श्रुति अपने पति की इस बात से भड़क गई और वह भड़कते हुए अपने पति से बोली। श्रुति बोली, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर श्रुति को गुस्सा आ गया। श्रुति अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, अपना हाथ हटाइए मुझ पर से। यह जो आप मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हैं ना, अगर इसे दिखाना भी है तो अपने पिताजी पर दिखाइए। देखिए जी, मैं कह देती हूँ, उस मनुष्य के कारण अगर मेरी बेटी की शादी में कोई भी अड़चन आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर आपके पिताजी को भी मेरी कड़वी बातें सुनाई देगी। उसकी वजह से मैं अपनी सगी बेटी को घर पर कुंवारी तो नहीं छोड़ सकती ना। इतना अच्छा रिश्ता आया है, लड़का अमेरिका में सेटल है, इतना बड़ा खानदान है, कारोबार है। पर नहीं, आपके पिताजी खुश नहीं है इतने से भी। उन्हें तो वह लड़का सुधा के लिए पसंद आया था। तब भी आपके पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सुधा का रिश्ता उस घर में करवाने की। वह तो भला हो, न जाने उन्हें कहाँ से सुधा की बीती हुई जिंदगी के बारे में पता चल गया और उन्होंने रिश्ता सुधा से करने की बजाय हमारी आरोही से करना चाहा। फिर भी आपके पिताजी का पूरा मुंह बना हुआ था। कल मेरी बेटी की सगाई है और महापूजा भी। कोई मुझे तमाशा नहीं चाहिए। आप अपने पिताजी से कह दीजिए कि सुधा इस पूरे समारोह से दूर रहे। वैसे भी वह आधी विधवा ही है वो।
शादी की हर रस्म हो चुकी थी, बस मंडप में फेरे न होने से वह आधी सुहागन तो बनी चुकी थी ना। कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं चाहती कि उस मनुष्य का चेहरा भी मेरी बेटी की आने वाली खुशहाल जिंदगी पर पड़े। आप अपने पिताजी से कह दीजिएगा। इतना कहकर श्रुति वहां से चली गई। वहीं हरीश सक्सेना यह सोच रहा था कि इस रुद्र नाम की बला से अभी निपटारा हुआ ही नहीं है, पर यहाँ घर में इतने ही बड़े ड्रामे हो रहे हैं। हरीश सक्सेना गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, बस बहुत हुआ पिताजी, बहुत कर लिया आपने अपने मन की, बहुत करने दी हमने आपको अपने मन की। अब आप सिर्फ वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। सुधा इस पूजा में नहीं आएगी, अगर आए भी तो उसे पूजा से हर रस्म से दूर रहना होगा। मैं कल मंदिर में कोई भी तमाशा नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर हरीश सक्सेना अपने पिता के कमरे में चले गए। हरीश के पिता, जो कि अपने कमरे में रामचरितमानस पढ़ रहे थे, वह अचानक अपने बेटे के आने से थोड़ा चौंक गए थे। ऐसा अक्सर होता ही था जब हरीश सक्सेना अपने पिता के कमरे में जाते थे। और अपने पिता के कमरे में अपने बेटे को आया देख हरीश सक्सेना के पिता बोले, मिस्टर सक्सेना बोले, क्या बात है बरखुरदार, आज मेरे कमरे का रास्ता कैसे देख लिया? हरीश बोला, आपने ही मजबूर किया है पिताजी। मिस्टर सक्सेना बोले, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हरीश बोला, इतने भोले मत बनिए पिताजी। कल की महापूजा में आप चाहते हैं कि सुधा भी आए, पर ऐसा नहीं हो सकता। देखिए पिताजी, आप अपने मन की कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको इज्जत दी है, मान सम्मान दिया है, इसलिए हम आपको आपके मन की करने भी दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो मिस्टर सक्सेना बोले, चाहते क्या हो फिर तुम हरीश? हरीश बोला, मैं बस इतना चाहता हूँ, कल मेरी बेटी की सगाई है और उसी के लिए हमने यह महापूजा आयोजित की है। मैं वहां सुधा की परछाई तक नहीं देखना चाहता हूँ। मिस्टर सक्सेना गुस्से से खड़े हुए। रामचरितमानस को साइड की टेबल पर रखते हुए हरीश सक्सेना से बोले। मिस्टर सक्सेना बोले, सुन लो बरखुरदार, सुधा इस घर की बेटी है। तुम्हारी दूसरी पत्नी की बेटियों से भी पहले उसका हक है इस घर पर। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सुधा के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। बहुत कर ली तुमने और तुम्हारी पत्नी ने उसके साथ जात दिया, पर मैं सुधा पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हरीश सक्सेना बोले, तो ठीक है, सुन लीजिए पिताजी, अगर सुधा इस सगाई में आती है तो हम इस पूजा में नहीं आएंगे। मिस्टर सक्सेना बोले, अगर सुधा इस पूजा में नहीं आएगी तो लोग बातें बनाएंगे और तुम्हारी जो अच्छी इमेज बनी हुई है लोगों के सामने, कहीं ऐसा न हो कि वह धराशायी हो जाए। अगले चुनाव में जो तुम इलेक्शन लड़ने वाले हो, वह लड़ने से पहले ही तुम्हारा नाम खारिज न हो जाए। लोगों के बीच जो तुम्हारी सो कॉल्ड अच्छी छवि बनी हुई है हरीश, कहीं ऐसा न हो कि वह छवि खराब होने में 10 सेकंड भी ना लगे। जैसे ही हरीश ने यह सुना तो वह थोड़ा घबरा गया। हरीश अपने पिता की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, वो आ सकती है, लेकिन उससे कह दीजिएगा कि पूजा और सगाई से दूर रहें, वहां मेहमानों की तरह आए और मेहमानों की तरह ही चली जाए। बस पिताजी, अब तक मुझे आपकी कोई और बात नहीं सुनी। मिस्टर सक्सेना कुछ कहने वाले थे, पर हरीश ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए। मिस्टर सक्सेना ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे, पर कोई और भी था जिसने यह बातें सुनी थी। दरवाजे के पास खड़ा वो इंसान, आंखों से ये बातें सुनकर झरझर आंसू बह निकले थे। आखिर कौन है वो इंसान जो दरवाजे के पास खड़ा है और बर्दाश्त नहीं कर पाया मिस्टर सक्सेना और हरीश सक्सेना के बीच हुई इन बातों को? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।